स्टार्ट कीजिए। बच्चों, आज जिस कहानी की चर्चा हम लोग करने वाले हैं वो कहानी विष के दांत है और जिसके कहानीकार नलिन विलोचन शर्मा है। कल हम लोगों ने नलिन विलोचन शर्मा का परिचय भी प्राप्त किया था। आज कहानी की तरफ देखते हैं कि कहानी आखिर क्या कहती है। तो जैसा कि शीर्षक से पता है कि विष के दांत इसका शीर्षक है। किसी कहानी का या किसी कविता का या किसी उपन्यास का एक शीर्षक होना जरूरी होता है और उस शीर्षक की यह खूबी होती है कि वो शीर्षक से उस कहानी का अता पता चलता है। लेकिन शीर्षक में एक शब्द है शीर्ष। शीर्ष का मतलब सर होता है। अब कोई आदमी का बनावट ऐसा हो कि उसका सर बहुत बड़ा हो और शरीर छोटा हो तो फिर वो देखने में बेढप टाइप का लगता है। यही स्थिति कहानी के साथ भी होती है कि कहानी का जो शीर्षक होता है वो सार्थक होता है, छोटा सा होता है, लेकिन उस कहानी का जो मूल कथ है और मूल बिंदु है ये बात उस कहानी में आती है। तो कहानी का शीर्षक विष के दांत है। तो दांत तो हम लोगों ने पढ़ा था बचपन में भी कि दांत दूध का दांत होता है, लेकिन यह विष का दांत कहाँ होता है? तो विष का दांत सांप में होता है। लेकिन आदमी का जब व्यवहार सांप की तरह हो जाए तो फिर आदमी और सांप में कोई अंतर नहीं रहता। आगे की एक पंक्ति भी है कि सांप तुम सभ्य हुए तो नहीं, शहर में बसना भी तुम्हें नहीं आया, फिर एक बार पूछूं जवाब दोगे ये विष कहाँ से पाया। तो आदमी भी अपने फसलत के हिसाब से सांप बन जाता है और जब सांप बन जाता है तो उसके दांत विष के होते हैं। वो जब कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे तो इस बात का अंदाजा लगेगा। मूल तथ्य यह है कि कहानी वर्ग भेद और लिंग भेद पर आधारित है। वर्ग भेद और लिंग भेद इन दोनों शब्दों को समझना भी जरूरी है कि वर्ग भेद किसे कहते हैं और लिंग भेद किसे कहते हैं। असल में वर्ग भेद की शुरुआत कार्ल मार्क्स से होती है और कार्ल मार्क्स ने कहा था कि जितनी भी जातियां हैं इस सब जातियों का कोई वजूद नहीं है। पूरी दुनिया में एक ही जाति है जो एक शोषण करता है और दूसरी वो जाति है जो शोषित होती है, तीसरी कोई जाति नहीं है। इसलिए उन्होंने जो शोषक जाति है उसको उन्होंने पूंजीपति वर्ग कहा था। तो यह जो नीचे की जाति है यानी शोषित जाति है ये हमेशा संघर्ष करती है पूंजीपति से। और लिंग भेद का मतलब यह होता है कि आमतौर पर घरों में पुत्री और पुत्र के बीच अंतर समझा जाता है। जो पुत्र को सम्मान दिया जाता है, जितना पुत्र का ख्याल रखा जाता है, जितना पुत्र की पढ़ाई लिखाई में खर्च की जाती है उस हिसाब से पुत्रियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके पीछे हमारी एक रूढ़ और गलत मानसिकता है और वो मानसिकता यह है कि मतलब पुत्रियां तो दूसरे जगह चली जाती हैं। लेकिन जब इंदिरा गांधी पैदा हुई थी और जवाहरलाल नेहरू से किसी ने पूछा था कि आपको पुत्री हुई है तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि मेरी पुत्री मेरे पुत्र से बढ़कर है और उन्होंने प्रूव भी किया कि इंदिरा भारती पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो यह कहानी वर्ग भेद और लिंग भेद पर आधारित है और यह एक मनोवैज्ञानिक कहानी है। मनोवैज्ञानिक का मतलब यह होता है कि जो कहानी आदमी के मन के अंदर के रहस्य को खोलती है। एक आदमी चुप है तो वो क्यों चुप है, क्या बोलना चाहता है, उदास है तो उदास की वजह क्या हो सकती है, खिन्न है तो खिन्न क्यों है, तनाव है तो तनाव क्यों है, बच्चा अगर हंस रहा है तो उसकी क्या वजह है, बच्चा अगर रो रहा है तो उसकी क्या वजह है, बच्चा अगर अपने शर्ट का बटन को छू रहा है तो उसकी क्या वजह है, पैर से मिट्टी खोद रहा है तो उसकी क्या वजह है। तो मन के अंदर जो ग्रंथियां हैं ये मन के अंदर की जो बात है वो कहानी मनोवैज्ञानिक कहानी के अंतर्गत आती है। इस कहानी का सारांश मुख्य रूप से यह है कि सेन साहब इसके मुख्य किरदार है। ये हमको जानना होगा कि अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा पात्र से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2-3 बनता है। क्वेश्चन रहेगा कि सेन साहब किस कहानी के पात्र हैं, तो सेन साहब विष के दांत कहानी के पात्र हैं। सेन साहब फैक्ट्री के मालिक हैं और उनकी 5 पुत्रियां हैं। 5 पुत्रियां लगातार होती हैं क्रम से, जिनके नाम है सीमा, रजनी, शेफाली, आरती। तो ये सब पुत्रियां जो है इन पुत्रियों के बाद उन्हें एक पुत्र पैदा होता है और जिस पुत्र का नाम काशू रखा जाता है। काशू को कहानी में खोखा कहा गया है। खोखा बांग्ला भाषा का शब्द है, वहाँ किसी भी बच्चे को खोखा कहा जाता है।
तो सेन साहब की 5 पुत्रियां हैं। सेन साहब क्या है, तो वो फैक्ट्री के मालिक हैं, उनकी 5 पुत्रियां हैं। 5 पुत्रियों के बाद एक पुत्र पैदा होता है जिसका नाम काशू है। क्योंकि यहीं से जो है ऋग्वेद की बात शुरू होती है, क्योंकि काशू 5 पुत्रियों के बाद पैदा हुआ है। जाहिर है 5 पुत्रियां जो पैदा हुई वो भी किसी पुत्र की प्रतीक्षा में ही हुई, इसलिए काशू जब 5 पुत्रियों के बाद पैदा होता है तो काशू की प्रतिष्ठा घर में बहुत ज्यादा हो जाती है। मतलब सिर्फ काशू पर ही ध्यान दिया जाता है, बेटियों पर कुछ ध्यान नहीं दिया जाता है। कहानीकार ने एक वाक्य भी लिखा है, बेटियां क्या हैं, तो बेटियों पर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ काशू पर ध्यान है। और इस अतिरिक्त ध्यान ने काशू को बिगड़ेल बना दिया है। मतलब यह कि काशू को गलत भी करता है तो पिता को लगता है कि काशू ने गलत नहीं किया। पिता चाहते हैं कि काशू इंजीनियर बने। अब इंजीनियर बने, पिता का मोटर कार बाहर रखा हुआ है, काशू जो है लाइट को फोड़ देता है। लेकिन जब लाइट टूट जाता है और पिता के पास उसका शोफर कहते हैं ड्राइवर को, शोफर जब कहता है कि शीशा टूट गया तो पिता कहते हैं कोई बात नहीं है, असल में मेरा बेटा जो है वो इंजीनियर बनना चाहता है और इंजीनियर होने के नाते वो देखना चाहता था कि बल्ब के अंदर से रोशनी कैसे आती है, इसलिए उसने उसे फोड़ दिया। मतलब यह है कि उसकी जितनी भी शरारत है वो सब शरारत का शुमार उसकी खूबियों में होता है, लेकिन बेटियों पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। बेटियां क्या है, कठपुतलियां हैं। उपन्यासकार कहानीकार लिखता है कि बेटियां क्या है, कठपुतलियां हैं। हम कठपुतलियों को जानते हैं, आज के जमाने में भले कठपुतलियां दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन पहले कठपुतलियां होती थी। कठपुतलियां इशारों पर नाचता है, मतलब कठपुतलियों को जैसे बोला वैसे कठपुतलियां नाचती हैं। सेन साहब की जो 5 बेटियां हैं ये सब कठपुतलियों की तरह हैं। और पिता के लाड़ प्यार ने काशू को बिगड़ेल बना दिया है। काशू के फैक्ट्री में एक गिरधर साहब एक किरानी है और यही जो गिरधर साहब है ये मध्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं और सेन साहब उनके फैक्ट्री के मालिक हैं, इसलिए वो उच्च वर्ग और बुर्जुआ वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इन दोनों के बीच की जो खाई है और इन्हीं का एक गिरधर जो फैक्ट्री के मालिक सेन साहब है और उनके किरानी जो है गिरधर साहब है और गिरधर के पुत्र का नाम मदन है। यही मदन और काशू के बीच का जो संघर्ष है इस कहानी में दिखाया गया है। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है मदन एक बार काशू के गाड़ी को छू लेता है तो काशू का ड्राइवर उसे फेंक देता है, उसे मारता है, पीटता है। गिरधर के पास सेन साहब कंप्लेन करते हैं गिरधर को कि तुम्हारा बेटा मेरी गाड़ी को छूता है। और यह कहानी आगे बढ़ते हुए कहानी का अंत वहां होता है जहां मदन क्या करता है कि आवारा गर्द लड़कों के साथ लट्टू खेल रहा होता है और वहीं पहुंच जाता है काशू और काशू पहुंचकर बोलता है कि हम भी लट्टू खेलेगा, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है इसलिए लेखक ने इसी तरह के सेंटेंस का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या मदन को लगता है कि हम इसको लट्टू खेलने क्यों दें, जब मैंने इसका गाड़ी छुआ था तो इसने मतलब मेरे साथ पिटाई की थी इसलिए उसको लट्टू खेलने नहीं देंगे। वो कहता है तुमको लट्टू खेलने हम नहीं देंगे, तो नहीं देंगे। ये इस पर गुस्सा होता है कि हम फैक्ट्री के मालिक का बेटा है कोई लट्टू खेलने नहीं देगा। अब दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है मदन में और काशू में। काशू और मदन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और मदन जो है पहली बार काशू की इतनी पिटाई करता है कि काशू का जो विष का दांत है वो दांत टूट जाता है, यानी उसका जो अंदर का जो जहर है वो भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंचता है। और मदन को पता है कि क्योंकि हमारे पिता उन्हीं के फैक्ट्री में काम करते हैं इसलिए आज हमारी बहुत पिटाई होगी। मदन भागा फिरता है, सुबह से शाम तक कहीं इधर उधर चला जाता है और रात जब 9 बजता है तो मदन आता है कि चलो तो रात है तो कोई उपाय नहीं है। वो नजर झुकाते हुए मार खाने के लिए पूरी तरह तैयार होकर पिता के पास पहुंचता है कि आज तो पिताजी बहुत मारेंगे क्योंकि मैंने उनके पुत्र को तो मारा, अब तो उनकी नौकरी भी जाएगी। लेकिन जब नजर झुका के पिता के पास मदन पहुंचता है तो पिता उसे सीने से लगा लेते हैं और बोलते हैं बेटे जिस सांप को मैं उम्र भर सह रहा था उस सांप का जो विष था उस विष के दांत को तुमने तोड़कर बहुत अच्छा काम किया है। और इस प्रकार कहानीकार ने यह दिखलाया है कि जब उच्च वर्ग और निम्न वर्ग के बीच जब लड़ाई होगी तो लड़ाई तो होती रही है हमेशा, लेकिन जो कहानीकार प्रगतिशील होते हैं, तरक्की पसंद होते हैं, वो आमतौर पर अपनी कहानियों का अंत ऐसे ही करते हैं कि एक दिन जो है पूंजीपति वर्ग का नाश हो जाएगा। और इस तरह से इस तरह की कहानियों में ऐसा होता है कि पूंजीपति वर्ग का प्रतिनिधित्व जो सेन साहब का पुत्र कर रहा है उसका जो है उसकी पिटाई होती है, वो वहां से भागता है और गिरधर साहब अपने पुत्र को सीने से लगा लेते हैं। तो यही कहानी का सारांश है, बाकी हम लोग दूसरे दिन देखेंगे। बहुत धन्यवाद।